हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो हम अब आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज के रिवीजन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन, जो कि है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब ये चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला एसए स्टैंडर्ड्स है वो है हमारा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंडर्ड नंबर 300, एसए 300। बात करते हैं हमारा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो यार, सीधी बात बोलूं तो ना, एक ना एसए का जो नाम है ना वो याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम ना आंसर्स लिखेंगे ना एग्जाम में, तब अगर हम एसए का नाम कोट करके आएंगे ना, इट विल गिव एन इम्प्रेशन टू द चेकर। जो भी चेक कर रहा है उसको एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ध्यान रखो कि जब भी कोई ऐसे रिवाइज करते हो ना, तो उसका नाम भी बोलो। ऐसे 300 क्या हमारा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो दैट हम ये ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट एक ऑडिटर ऑडिट को परफॉर्म कर पाए इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ताकि हमारा जो ऑडिट है वो परफॉर्म हो पाए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। इसलिए हम इस ऐसे को पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है इस ऐसे में वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो हम किस चीज के बारे में बात करें? हम प्लानिंग के बारे में बात करें कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसको पहले प्लान कैसे करना है। तो क्या उसको प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को? तो आंसर इज यस। एक ऑडिटर को हमेशा की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट पार्टनर्स को इंक्लूड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में। इससे क्या होगा? इससे उसको एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस और इंसाइट्स हैं, तो उससे ऑडिटर ड्रॉ कर पाएगा एक अच्छा ऑडिट प्लान। उनके एक्सपीरियंस और इंसाइट से ऑडिटर को हेल्प मिलेगी इन ड्रॉइंग दी ऑडिट प्लान। एंड देन उनके एक्सपीरियंस एंड इंसाइट की वजह से हमारी जो ऑडिट की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है वो भी इनहैंस होगी। ठीक है। तो जब एक जब हम इन्वॉल्व करेंगे की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, तो उसका एडवांटेज होगा, ऑडिट विल बी ड्रॉ ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इंसाइट्स, एंड इट विल इनहैंस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद मैनेजमेंट। क्या एक ऑडिटर को प्लानिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ? तो अगेन आंसर इज यस, he can do so. It may be done to facilitate the conduct and management of audit. Auditor ये क्यों करेगा? So that वो conduct and management of audit को क्या कर सके? facilitate कर सके। But जो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान जो है ना, वो हमेशा ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसमें आईसीआई क्वेश्चन बोल सकता है, लाइक वो ट्रू फॉल्स के लिए भी पूछ सकता है कि, और वो लिख देगा दैट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इज मैनेजमेंट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पे प्रेरोगेटिव वर्ड सुन के ऐसा मत सोचना कि यार ये क्या बोल दिया है, प्रेरोगेटिव हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। प्रेरोगेटिव का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। और अगर आईसीआई ऐसे क्वेश्चन दे दे ट्रू फॉल्स में कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इज द प्रेरोगेटिव ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर क्या होगा हमारा? फॉल्स। क्योंकि प्रेरोगेटिव का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो किसकी होती है? वो ऑडिटर की होती है। एंड देन थर्ड पॉइंट इज ऑडिटर शुड टेक केयर इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर चाहे तो एलिमेंट डिस्कस कर सकता है प्लानिंग का मैनेजमेंट के साथ, बट उसको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिट की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इस टॉपिक को हम एक बार वापस से पढ़ते हैं। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद मैनेजमेंट। क्या ऑडिटर डिस्कस कर सकता है प्लानिंग के एलिमेंट्स मैनेजमेंट के साथ? आंसर इज यस। इट मे बी डन टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट, and the overall audit strategy and audit plan remains the prerogative of auditor. prerogative याद रखो, ज्यादा important। मतलब prerogative वर्ड लिखोगे ना, इनकेस अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया ना कि एलिमेंट्स बताओ प्लानिंग के विद मैनेजमेंट, जब ऑडिटर डिस्कस करेगा प्लानिंग के एलिमेंट्स मैनेजमेंट के साथ, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है, तो उस टाइम पे तुम इस टॉपिक के अंदर ये लिख सकते हो।
प्रेरोगेटिव वर्ड जो है वो अच्छा इंप्रेशन देगा। देन थर्ड पॉइंट इज ऑडिटर शुड टेक केयर in order not to compromise the effectiveness of the audit. Okay, now next topic is इसमें benefits of planning. जब भी benefits of planning बोले ना तो सबसे पहला आपको ध्यान आना चाहिए अटेंशन। प्लानिंग से बेनिफिट क्या होगा ऑडिटर को? ऑडिटर एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएगा टू इम्पोर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाएगा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाएगा ऑडिट को, सिलेक्शन उसको हेल्प मिलेगी इन सिलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, डायरेक्ट कर पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा, रिव्यू कर पाएगा एंगेजमेंट टीम को एंड उसके वर्क को। एंड प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड द एक्सपर्ट्स। ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स हम कहाँ पढ़ेंगे? ऐसे 600 में, एंड एक्सपर्ट्स कहाँ पढ़ेंगे? 620 में। ओके, अगेन बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है? बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग ये है कि ऑडिटर एप्रोप्रिएट अटेंशन दे पाएगा टू द इम्पोर्टेंट एरियाज, ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑडिटर कैन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट, selection of engagement team members will be easy, then direction, supervision and review of engagement team and their work, coordination of work done by the auditors of components and experts. Okay, now next topic is preliminary activities मतलब ऑडिट करने से पहले, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो एक ऑडिटर को करनी चाहिए? वो कहाँ बताई गई है? हमारा ऐसे 220, 220, 210, या देखो 220, 220, 210 प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज ऑडिटर को करनी है वो कहाँ बताई है? 220, 220, 210। 220 में बोला गया है ऑडिटर शुड परफॉर्म द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट। ऐसे 220 में उसको कुछ प्रोसीजर्स बताए गए ऑडिटर को जो उसको करने हैं रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट। से क्या होगा? इट विल हेल्प द ऑडिटर इन इंश्योरिंग नो इशू विद मैनेजमेंट इंटीग्रिटी दैट मे अफेक्ट द ऑडिटर्स विलिंगनेस टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। जब ऑडिटर इस प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर लेगा तो वो उसको हेल्प करेंगे किस चीज में? सो दैट कोई भी ऐसा इशू ना रहे उसका मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के साथ जिससे ऑडिटर की विलिंगनेस टू कंटिन्यू इफेक्ट हो सकती है। ओके, देन ऐसे 220 बोलता है इवैल्यूएट करना है ऑडिटर को कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। कौन कौन से कंप्लायंस है जो उसको एथिकल रिक्वायरमेंट्स में करने हैं, एंड देन इंडिपेंडेंस के लिए भी। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प द ऑडिटर इन मेंटेनिंग द नेसेसरी इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ऑडिटर को इससे हेल्प मिलेगी सो दैट वो नेसेसरी इंडिपेंडेंस अपनी मेंटेन करके रख सके and then ability to perform the engagement, उसको भी वो maintain कर सके। Now next is ऐसे 210 बोलता है ऑडिटर को establish करनी चाहिए understanding of the terms of engagement so that कोई misunderstanding ना रहे client के साथ। मतलब ऐसे 210 बोल रहा है कि ऑडिटर को प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब ऑडिट करने से पहले ही इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ऑडिटर को एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और जो भी क्लाइंट है उसके साथ, सो दैट आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो सोच रहा है कि ऑडिटर बस रिव्यू करके जाएगा, ऑडिटर इधर सोच रहा है कि उसको तो रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको क्लियरिटी रहनी चाहिए मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, उसको ये सारे टर्म्स को क्लियर करना चाहिए पहले। तो हमारा प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में हम 3 एसेस में के बारे में बात करेंगे, 220, 220, 210। हमारा प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज कहाँ पे लिखा हुआ है? 220, 220, 210 में। 220 में बोलता है ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट। और एक बात लिखिए 220 में कि ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। देन 210 बोलता है ऑडिटर shall establish understanding of the terms of engagement so that there is no misunderstanding with the client. Okay, now purpose क्या हमारा ऑडिटर का पर्पस क्या है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज करने का? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज जब ऑडिटर करेगा तो वो उसको हेल्प करेगी इन
identifying and evaluating the events or circumstances that may adversely affect the auditor's ability to perform and plan the audit engagement. जब ऑडिटर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करेगा ना, तब उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, इवैल्यूएट कर पाएगा वो सारे इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस जो शायद उसकी एबिलिटी टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए एक ऑडिटर को पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग एक्टिविटीज। तो पहला तो प्लानिंग एक्टिविटीज जो है ना, प्लानिंग एक्टिविटीज का नेचर एंड एक्सटेंट जो है ना वो डिफर करेगा, वेराई करेगा अकॉर्डिंग टू ये 3 एलिमेंट्स की वजह से वो डिफर करेगा। पहले तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कितनी बड़ी एंटिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज डिफर करेगी। एंड देन की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं उस एंटिटी से, उसकी वजह से भी हमारी जो प्लानिंग एक्टिविटीज है वो डिफर करेगी। एंड देन लास्ट इज change in circumstances that occurs during the engagement, मतलब जब हमने ऑडिट स्टार्ट कर दिया उसके बाद अगर कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज भी चेंज होगी। ओके, तो हम प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर पहले तो हम पढ़ेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। जब भी हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बोले तो या एक 3 चीज याद आनी चाहिए, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। तो स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान कैसा होना चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडिटर शैल प्लान द नेचर टाइम, ये वाला एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम पढ़ेंगे। एंड देन हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान के बीच में। ओके, तो हम पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, हमको याद आना चाहिए स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है वो क्या करती है? वो गाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। वो गाइड करती है ऑडिटर को सो दैट ऑडिटर एक अच्छा ऑडिट प्लान बना सके। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी है वो हमारा बेसिस होती है फॉर द ऑडिट प्लान। ओके, अब इसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ना एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे। एंड देन हमारा सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। ठीक है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। ऑडिटर को वो कैसे हेल्प करेगी हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी? तो ऑडिटर को वो हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग नेचर ऑफ रिसोर्सेज, किस नेचर के रिसोर्सेज ऑडिटर को लगानी है, कितने एक्सटेंट में रिसोर्सेज लगानी है उसको डिफाइन करने के लिए। एंड देन किस टाइम पे उसको रिसोर्सेज लगानी है उसको। एंड देन वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है इसको। ये 4 चीजों को मैनेज करने के लिए, 4 चीजों का ध्यान रखने के लिए हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को हेल्प करेगी। ओके, ये याद हो गया। हाउ वुड द ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर? वो नेचर ऑफ रिसोर्सेज, उसको नेचर ऑफ रिसोर्सेज के लिए हेल्प करेगी। देन कितने एक्सटेंट में रिसोर्सेज लगानी है उसके लिए हेल्प करेगी। देन किस टाइम पे रिसोर्सेज लगानी है उसके लिए हेल्प करेगी। एंड देन उस सारी रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है उसके लिए हेल्प करेगी। नाउ अपना पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। जब एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है तो कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको ध्यान रखने हैं इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो हमारा पहला जो फैक्टर है हमारा वो है CS, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। उसके बाद सेकंड फैक्टर है RO, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। एंड देन ETE, फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। ये ET कहाँ से है? एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। उसके बाद फिर PEAOE, PEAOE क्या है? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सारे फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करेंगे इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एंड देन NET ऑफ R, मतलब नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। वही जो नीचे लिखा था वही ऊपर भी लिखा है। ठीक है, तो अब हम ना ये जो फैक्टर्स है ना उसको एक बार हम डीप में पढ़ेंगे कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमारा पहला फैक्टर, एक बार हम इस फैक्टर्स के ना न्यूमोनिक को याद कर लेते हैं। एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक ऑडिटर को ध्यान रखना है? तो वो है CS, RO, ETE, PEAOE
NET ऑफ R। ओके, CS क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। RO है हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ETE है हमारा एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स। एंड देन PEAO है हमारा प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड अदर एंगेजमेंट से जो हमको रिजल्ट मिले हैं वो। एंड देन NETR है हमारा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पहले हम CS के बारे में बात करते हैं। CS है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप जब एक ऑडिटर देखेगा तो उसमें वो क्या चार चीज देखेगा। वो देखेगा कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन कौन से, बिजनेस का सेगमेंट कैसा है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए कि नहीं, वो उसको भी देखेगा। एंड देन फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है तो उसको देखेगा। एंड देन फिर यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। जब वो पहले, अगर ये कंटिन्यूइंग ऑडिट है तो कंटिन्यूइंग ऑडिट में मतलब वो ऑडिटर पिछले साल भी इस एंटिटी का ऑडिट कर चुका होगा ना, तो उस ऑडिट में जब उसको कोई भी ऑडिट एविडेंस ऐसे मिले हैं तो इस ऑडिट में भी उसको काम किया है तो उसका यूज कैसे करना है उसको ये भी उसी में ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप में ये आएगा। तो जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप के बारे में भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप डिसाइड करने के टाइम पे ऑडिटर क्या चार चीज का ध्यान रखेगा। वो पहला ध्यान रखेगा कि AFRF क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड देन बिजनेस का सेगमेंट कैसा है। देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। एंड देन यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिटर को प्रीवियस ऑडिट में मिले उसको यूज करना है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में। जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में ऑडिटर देखेगा तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में वो क्या करेगा, ऑडिटर एसरटेन करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को सो दैट वो प्लान कर सके टाइमिंग एंड द कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर क्या ध्यान देगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर ध्यान रखेगा कि एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। वो एंटिटी से पूछेगा आप बता दो आपका टाइम टेबल क्या रिपोर्टिंग का। उसके बाद फिर वो ये बोलेगा कि ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, वो ये ध्यान रखेगा कि जो मैनेजमेंट के साथ ऑर्गेनाइज करना है मीटिंग वो कब करना है सो दैट वो डिस्कस कर सके स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। देन वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ एक्सपेक्टेड टाइप्स एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट। वो पहले ही मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेगा कि उसको मैनेजमेंट को किस टाइप की रिपोर्ट ऑडिटर से एक्सपेक्ट करनी है एंड किस टाइम पे ऑडिटर से रिपोर्ट एक्सपेक्ट करनी है। ओके, सो दैट आगे जाके मैनेजमेंट प्रेशराइज ना कर सके। देन कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर ऑडिट स्टेटस के बारे में। हमारा ऑडिटर कैसा एकदम गौ बालक, वो हर चीज मैनेजमेंट को बताएगा। वो मैनेजमेंट को बताएगा कि कब कितना ऑडिट हमारा हुआ है, वो अपडेट देता रहेगा प्रोग्रेस के बारे में। देन वो इंटरनल टीम की कम्युनिकेशन भी कैसे होगी वो भी बताएगा कि हाउ द टीम विल कम्युनिकेट इंटरनली एंड जो मीटिंग्स है वो कब कब रखी जाएगी, उसमें रिव्यू कैसे दिए जाएंगे, वो सब कुछ। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर असरटेन करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सो दैट ही कैन प्लान द टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल से हमारा एंटिटी का टाइम टेबल पूछ लेगा वो पहले, तो ऑर्गेनाइज करेगा मीटिंग मैनेजमेंट के साथ सो दैट वो डिस्कस कर सके स्कोप एंड टाइमिंग को। देन वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ कि उसको किस टाइप की रिपोर्ट एक्सपेक्ट करनी है ऑडिटर से एंड किस टाइम पे रिपोर्ट एक्सपेक्ट करनी है। देन वो कम्युनिकेट करेगा रिगार्डिंग ऑडिट स्टेटस, ऑडिट का क्या स्टेटस है, अपडेट देता रहेगा प्रोग्रेस के लिए। देन इंटरनल टीम की कम्युनिकेशन लोग कैसे करेंगे वो भी ऑडिटर बताएगा। एंड देन वो टाइमिंग क्या होगी मीटिंग की एंड रिव्यू कैसे दिया जाएगा वो भी वो बताएगा। देन ETE के अंदर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर where engagement team's efforts should be directed. This will help in developing overall audit strategies. ऑडिटर पहले तो कंसिडर करेगा कि जो एंगेजमेंट टीम जो भी हमारी एंगेजमेंट टीम उस एंटिटी का ऑडिट करने में लगी है, उस एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स किस साइड में जाने चाहिए, किस डायरेक्शन में जाने चाहिए। देन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के टाइम पे। तो पहला तो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला वो देखेगा कि जो ट्रांजैक्शंस का एंगेजमेंट टीम कर रही है ऑडिट, वो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम कैसी है, वो ऐसी वॉल्यूम है कि वो रिलाय कर सकता है आईसी में, इंटरनल कंट्रोल जो एंटिटी के हैं वो उस पर रिलाय कर सकता है या नहीं, ये ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। देन चेंजेस क्या क्या है इंडस्ट्री के रेगुलेशन में, जिस भी इंडस्ट्री में वो एंटिटी काम कर रही है उस एंटिटी की इंडस्ट्री में क्या क्या, इंडस्ट्री के रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस है वो देखेगा।
उसके बाद फिर वो FRF देखेगा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ लीगल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हैं, वो उसका भी ध्यान रखेगा। ये आते हैं हमारे ईटी के अंदर। जब ईटी हमको बताने बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम ये लिखेंगे कि ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर वेयर एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड। वो हेल्प करेगा ऑडिटर को इन डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये होगी हमारी भूमिका। उसके बाद फिर वो हम बोलेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो उसको पहला फैक्टर है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को देखना चाहिए, क्या उसको इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई करना है या नहीं। उसके बाद फिर उसको देखना चाहिए कि चेंज क्या क्या आ रहे हैं इंडस्ट्री के रेगुलेशन में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में एंड लीगल एनवायरनमेंट में। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है ऑडिटर को कंसीडर करना है व्हाइल डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इज PEAOE। PEAOE क्या है? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का जो भी रिजल्ट है वो, या फिर अदर एंगेजमेंट से उसको कुछ रिजल्ट मिले जो इसमें अफेक्ट कर सकते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल बस हमको दिया गया ICA ने, तो वो है रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट को ऑडिटर यूज कर सकता है। देन प्रीवियस इवैल्यूएशन उसने की होगी IC की, जब प्रीवियस ऑडिट किया था तो इवैल्यूएट भी किया होगा ना इंटरनल कंट्रोल को, तो उससे अगर उसको कुछ एविडेंस मिलेंगे तो वो उसको यूज कर सकता है। देन कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, जब पिछले बार ऑडिट किया था ऑडिटर ने, तो उसने कम्युनिकेट भी की होगी इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज होगी उसको मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट ने कैसे एक्शन से उस चीज को भी वो कंसिडर कर सकता है व्हाइल डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओके, देन लास्ट अपना है ascertain NET of are necessary to perform the engagement। ऑडिटर ascertain करेगा कि किस नेचर की, किस एक्सटेंट में और किस टाइम पे रिसोर्सेज लगनी चाहिए, so that which is necessary to perform the engagement। जो NETR है ना हमारा, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को, कि हमारे पास किस नेचर के रिसोर्सेज है, हम कितने एक्सटेंट में रिसोर्सेज लगा सकते हैं, हम कब रिसोर्सेज लगा सकते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। देन जो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स असाइन, जब उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जिस जगह में उसको ऑडिटर को रोमम हाई लग रहा है, तो वहां पर उसको एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को ही भेजना है, क्योंकि वो रोमम को डिटेक्ट कर पाएंगे, उन लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये है हमारे फैक्टर्स जो ऑडिटर को ध्यान रखने चाहिए इन डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या क्या है? CS कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप, RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ETE एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, एंड देन PEAOE प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से जो रिजल्ट मिले वो, अदर एंगेजमेंट से जो रिजल्ट मिले वो, NETR नेचर एक्सटेंट एंड टाइम ऑफ द रिसोर्सेज। उसके बाद फिर हमने ये वाला क्वेश्चन तो देख ही लिया है, हाउ वुड ऑडिट स्ट्रेटेजी बी हेल्पफुल टू द ऑडिटर। नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज को और उसको मैनेज कैसे करना है उसमें ध्यान देने में ऑडिटर को हेल्प करेगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये तो समझ आता है, मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है। दैट इंक्लूड्स, उसमें क्या इंक्लूड होगा? उसमें इंक्लूड होगा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, उसका नेचर टाइम एंड एक्सटेंट हमारा कहाँ लिखा होगा? ऑडिट प्लान के अंदर लिखा होगा। ऑडिट प्लान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे NET of RAP, NET of FAP and OAP। ये क्या बोल दिया? NET of FAP है नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब RAP, RAP। देन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, FAP, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, OAP। ओके, ये तीन चीज का ऑडिटर को ध्यान रखना है। ऑडिट प्लान के टाइम पे ऑडिटर ऑडिट प्लान में ये तीन चीज इंक्लूड करेगा। तो नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमारा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे 315 में। नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एट द असर्शन लेवल कहाँ लिखा हुआ है? ऐसे 330। ओके, तो इसके अंदर पहला नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, के अंदर हम क्या लिखेंगे कि प्लानिंग ऑफ द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अकर्स अर्ली इन द ऑडिट प्रोसीजर। जो हमारा ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है वो अर्ली अकर करेगा, वो जल्दी आएगा इन ऑडिट प्रोसेस। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद फिर इस ऐसे में इतना ही लिखना है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन ऐसे 315।
ठीक है। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। उसके अंदर हमको क्या लिखना है कि जो प्लानिंग है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को रिलेटेड, एक्सटेंट से रिलेटेड ऑफ स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, जो वो डिपेंड करती है आउटकम ऑफ दोज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जो हमने ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की उसकी जो आउटकम आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी कि हमको आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे लगाने हैं, उसके नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को कैसे डिसाइड करना है। ओके, इतना ही लिखना है। उसके बाद फिर हमारा ओ एप में क्या लिखना है, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड कंडक्ट द एंगेजमेंट दैट कंप्लाइज विद द एसएस। हमको ये सारे अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का भी ध्यान रखना है जो रिक्वायर करते हैं, जो एक ऑडिटर को करने चाहिए टू कंडक्ट द एंगेजमेंट दैट कंप्लाइज विद द एसएस। वो एसएस के अकॉर्डिंगली अगर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जो ऑडिटर को करने ही है वो उसको करने चाहिए। ठीक है। ऑडिट प्लान के अंदर 3 चीज हमने पढ़ी, एनईटी ऑफ रैप, एनईटी ऑफ रैप, ओ एप। एनईटी ऑफ रैप के अंदर ऑडिटर लिखेगा, एनईटी ऑफ रैप के अंदर हम लिखेंगे कि प्लानिंग जो है ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की वो अर्ली होगी इन ऑडिट प्रोसीजर, इन ऑडिट प्रोसेस। देन जो एनईटी ऑफ रैप है उसके अंदर हम लिखेंगे कि जो प्लानिंग है एनईटी ऑफ रैप की वो डिपेंड करेगी ऑन द आउटकम ऑफ द रैप, जो रैप के प्रोसीजर्स हमने लगाया उसके ऊपर। देन जो ओ एप, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो रिक्वायर, वो सारे होंगे जो कंडक्ट, जो ऐसे रिक्वायर कर रहा है इन कंडक्ट ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग एक्टिविटीज। उसके अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अब हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंज इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्या एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में चेंज कर सकता है? तो आंसर इज यस। एक ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान को चेंज कर सकता है। The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of the audit as a result of, किस चीज के रिजल्ट? पहले 3 चीज के रिजल्ट, unexpected events, change in conditions and audit evidence obtained from the result of audit procedures। ये 3 चीजें जिसकी वजह से एक ऑडिटर अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान को चेंज कर सकता है। कौन कौन सी 3 चीजें? 3 फैक्टर है ये, जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑडिटर को दिख रहा है उसकी वजह से वो अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बदल सकता है। कंडीशंस में कोई चेंज आ गया तब वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को बदल सकता है। एंड जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा था, जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा, एनईटी ऑफ रैप, फैप और ओएप, वो तीनों जब वो लगा रहा था उस टाइम पे उसको ऑडिट एविडेंस ऐसे मिले जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि ऑडिट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान को बदलना चाहिए, तब वो अपना ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान को बदल सकता है। ठीक है, इतना ही था। मैं एग्जांपल्स दिया आईसीए ने, उसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या है? पहला तो है रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ एसेस रिस्क। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि जो उसका एसेस रिस्क है उसको रिवाइज करना चाहिए तब वो रिवाइज कर सकता है, वो अपना ऑडिट प्लान बदल सकता है। देन अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर के अटेंशन में आ रही है, वो डिफर कर रही है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी ऑडिटर को जब वो ऑडिट प्लान कर रहा था, तो उस टाइम पे वो अपना ऑडिट प्लान को बदल सकता है। देन जो परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में कॉन्ट्राडिक्ट, जब वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया तो उससे जो उसको एविडेंस मिले वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इस एविडेंस से जब उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, ठीक है, तब वो कर सकता है अपना ऑडिट प्लान को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है छोटा सा टॉपिक हमारा, ऑडिटर शेल प्लान द एनईटी नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू। मतलब ऑडिटर को प्लान करना चाहिए एनईटी ऑफ डीएसआर, एनईटी ऑफ डीएसआर। डीएसआर क्या है? डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर के और उनके वर्क के। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए व्हाइल प्लानिंग द नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ डीएसआर? तो पहला फैक्टर है ऑडिटर को जो ध्यान रखना चाहिए वो है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। वही हमने ऊपर देखा था, प्लानिंग एक्टिविटीज में भी ऑडिटर को यही ध्यान रखना चाहिए कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है एंटिटी की। उसके बाद फिर
उसको जब वो DSR को प्लान कर रहा है तब उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस एरिया का वो ऑडिट करने जा रहा है। देन एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। उसके बाद फिर कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो टीम में मेंबर्स है उनकी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस क्या है। देन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क, ठीक है। ये 4 चीजें जो ऑडिटर को ध्यान रखनी है। पहला तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, देन एसेस्ड ROMM एंड देन कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, ठीक है। ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो इसमें बताया था ICAI ने। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान के बीच रिलेशनशिप है वो है, पहला तो हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो अप्रोच टू दी ऑडिट, ऑडिट प्लान जो है वो एड्रेस टू वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन दी। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हम वो इसलिए बनाते हैं सो दैट हम अप्रोच कर पाए पूरे ऑडिट को ओवरऑल। एंड ऑडिट प्लान हम इसलिए बनाते हैं, ऑडिट प्लान ऑडिटर इसलिए बनाता है सो दैट वो एड्रेस कर पाए वो सारे मैटर्स जो आइडेंटिफाई किए उसने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे, ठीक है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सब टॉपिक डिटरमाइंस, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के जो सब टॉपिक्स है वो डिटरमाइन करते हैं स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। एंड ऑडिट प्लान डिस्क्राइब्स हाउ स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो होती है वो ब्रॉड होती है, ऑडिट प्लान जो होता है वो मोर डिटेल्ड होता है। एंड उसके अंदर इंक्लूड होता है नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस, वो सीक्वेंशियल और डिस्क्रीट होना जरूरी नहीं है। एंड वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है, जबकि वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है क्योंकि एक के ऊपर अगर चेंज आया तो वो दूसरे में भी चेंज ला सकता है। चेंज इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन अदर। ओके, ये हमारा डिफरेंस है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और या हम ये बोल सकते हैं ये हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा प्लानिंग एक्टिविटीज का टॉपिक। प्लानिंग एक्टिविटीज में हमने 5 टॉपिक पढ़ा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, चेंज इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, और उसके अंदर ये हमारा छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ DSR ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड देयर वर्क देखते हैं। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। अब इस ऐसे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑडिटर ने ऑडिट प्लान में ऑडिट स्ट्रेटजी में किए, क्या उसको डॉक्यूमेंट करना है ऑडिटर को। तो आंसर इज यस, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reason for such changes and उसके reasons भी उसको document करने हैं। ऑडिटर जब ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को तब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, तब वो रिकॉर्ड करेगा वो सारे की डिसीजंस जो कि ऑडिटर ने लिए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। वो सारे की डिसीजंस को वो रिकॉर्ड करेगा जो वो कंसिडर करता है नेसेसरी, which he considers necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team। तो ऑडिटर जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट करेगा तो वो रिकॉर्ड करेगा वो सारे की डिसीजंस को जो वो कंसिडर करता है नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स, वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को। नाउ जब ऑडिटर अब ऑडिट प्लान को जब वो डॉक्यूमेंट करेगा तब वो क्या लिखेगा उसमें, तब वो रिकॉर्ड करेगा रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर जो हमने ऊपर देखे थे रैप, फैप और OAP, वो सारे वो तीनों ऑडिट प्रोसीजर्स को वो रिकॉर्ड करेगा कि उसकी प्लानिंग, उसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, उसको किस तरह से लगाना है, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। दैट कैन बी रिव्यूड एंड जो जब सो दैट वो रिव्यू कर पाए एंड अप्रूव कर पाए प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब पहले वो ऑडिट प्लान में लिखेगा
प्रॉपरली प्लान करेगा कि क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने हैं, कहाँ कहाँ पे। उसके बाद बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑडिट प्रोसीजर, जब वो उस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने जाएगा उससे पहले दैट वो रिव्यू कर पाए एंड अप्रूव कर पाए। तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से उसको हेल्प भी करेगी रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग प्रायर टू दी परफॉर्मेंस। ठीक है, वो ऑडिट प्लान को, अपने ऑडिट प्लान को और जो भी वो ऑडिट प्रोसेस लगा रहा है वो उसको रिव्यू एंड अप्रूव कर पाए प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट इज ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और द ऑडिट प्लान एंड द रीजंस फॉर सच चेंजेस। मतलब ऑडिटर को सिग्निफिकेंट चेंजेस भी डॉक्यूमेंट करना है एंड किस रीजन से उसने वो चेंजेस, किस रीजन से वो चेंजेस आए उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। एक्सप्लेन व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस आर मेड, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, फाइनली जो अडॉप्ट किया ऑडिटर ने वो, and then it also reflects the appropriate response to the significant changes occurring during the audit। ठीक है, ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक। देन एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। कौन सी ऐसी एडिशनल कंसिडरेशन है जो एक ऑडिटर को ध्यान रखनी चाहिए ड्यूरिंग इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब पहला अगर ऑडिटर करने जा रहा है ऑडिट उस एंटिटी का पहली बार, हमने ऊपर जो बात की वो थी कंटिन्यूइंग ऑडिट की। कंटिन्यूइंग ऑडिट में ऑडिटर को ये सारा ध्यान रखना है। तो अब एडिशनल कंसिडरेशन में ऊपर की बातें तो ध्यान रखनी ही रखनी है, बट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पर उसको एडिशनल कंसिडरेशन लेना है। पहले तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा एंड नीड टू एक्सपैंड द प्लानिंग एक्टिविटीज। व्हाई? बिकॉज कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है ही नहीं ऑडिटर के पास, तो इसीलिए उसको प्लानिंग एक्टिविटीज को अपने एक्सपैंड करना पड़ेगा। देन परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय ऐसे 220 रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस। उसको अब कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं? मतलब ऐसे 220 में ऊपर हमने जो बोला था कि उसको परफॉर्म करना है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में, जिसको परफॉर्म करना है ऐसे 220 के वो सारे प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस। अब यहाँ पर पे हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल ऑडिट है अगर, तो आप कौन सा परफॉर्म करोगे? प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय ऐसे 220 रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। ठीक है, देन कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर in compliance with relevant ethical requirements, arrangements to be made। ओके, मतलब ऑडिटर पहले जो पिछला ऑडिटर था इसी एंटिटी का, उससे बातचीत करेगा कि क्या क्या रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है एंड वो अरेंजमेंट करेगा उससे कम्युनिकेशन की। देन other procedures required by the firm's system of quality control for initial audit engagement। और ऐसी कोई भी अदर प्रोसीजर्स है जो रिक्वायर करता है फर्म के सिस्टम के द्वारा of quality control for initial audit engagement। For example, reviewing of overall audit strategy by senior partner before starting the audit। okay, इसके बाद इस ऐसे में हमारा लास्ट टॉपिक है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? हम पूरा ऐसे जो है वो प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट नहीं है, वो चलता रहता है ड्यूरिंग दी ओवरऑल ऑडिट। कंटिन्यूअल है एंड इटरेटिव प्रोसेस है। कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेटिव प्रोसेस है। एंड वो बिगिन कब होता है? बिगिन शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जैसे ही पिछला ऑडिट कंप्लीट हुआ उसके थोड़े टाइम के बाद ही तुरंत हमारा करेंट ऑडिट भी स्टार्ट हो जाता है, हमारी इस साल की प्लानिंग वगैरह वापस से स्टार्ट हो जाती है। देन कंटिन्यूअस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करेंट ऑडिट एंगेजमेंट। एंड वो पूरा चलता रहता है तब तक until the completion of current audit engagement। जो current audit engagement है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो चलता रहता है। Then it includes consideration। क्या इंक्लूड करता है? कंसिडरेशन इंक्लूड करता है टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्लानिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं? कंसिडरेशन इंक्लूड करते हैं ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। जैसे कब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, लाइक बिफोर रोमम नीड्स टू कंसिडर मैटर सच एज, रोमम डिसाइड करने के पहले एक ऑडिटर को ये सारे मैटर्स को ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एपी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए, मटेरियलिटी कैसी है, एक्सपर्ट्स का यूज चाहिए कि नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन कौन से लगेंगे, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए एक ऑडिटर को। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है
ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।